मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, लास्ट जो टॉपिक्स थे उसमें हमने WDV SLM से क्वेश्चन कर लिया है ना। ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, इसको अपन समझ लेते हैं। मैंने बात की थी कि भैया जो इंटरेस्ट है कॉस्ट ऑफ असेट में तब इंक्लूड होगा जब वो रेडी टू यूज करने तक का ब्याज है। रेडी टू यूज मतलब असेट अगर रेडी टू यूज हो गया है, मतलब आप उसे यूज कर सकते हो, वहां तक का ब्याज ऐड करना है, उसके बाद का इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है। ये हमने बात कर ली थी। तो यहां पे विजय लिमिटेड ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 20,000 की और 3,000 रुपए रिकंडीशनिंग और इंस्टॉलिंग पे खर्चा किया। ये जुलाई 1, 2015 को हुआ। फिर जनवरी 1, 2016 को फर्म परचेज न्यू मशीनरी वर्थ ₹12,000, 12,000 की नई मशीनरी खरीदी। On June 30, 2017, the machinery purchased on January 1, 2016 was sold for 8,000। जो जनवरी 1, 2016 को मशीन खरीदी थी वो हमने 8,000 में बेच दी। अब आगे क्या बोल रहा है, पहले तो क्या बोल रहा है, ये करना क्या है, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। मशीनरी अकाउंट बनाना है, हमें बना लेता है। तो ऑन July 1, 2015 टू बैंक 20,000 की मशीन खरीदी और टू बैंक 3,000 रुपए रिकंडीशनिंग पे खर्चा किया, है ना। फिर जनवरी 1, 2016 इसी साल, ईयर एंड हो रहा 31 मार्च, तो इसी साल जनवरी 1, 2016 को एक न्यू मशीन खरीदी। कितने की? अब इस साल का डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन SLM की WDV है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कि ओरिजिनल कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, तो मतलब डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगा। तो जहां ओरिजिनल कॉस्ट का परसेंट बोला है वहां SLM है। तो 31 मार्च के दिन बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 पे अप्रैल मई जून 9 महीने का लगेगा, 9 months 10% के, और मशीन 2 के ऊपर 3 महीने का लगेगा। कितना हो रहा है टोटल? 23,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 4 into 3 और 12,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 4, तो टोटल हो जाएगा 2025 टोटल आ जाएगा इन दोनों का, है ना। ये डेप्रिसिएशन लग गया। फिर 31 मार्च 2016 अलग अलग भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ी स्पेस होती तो मैं लिख देता 23,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 into 3, ये हो जाएगा 1725 और ये हो जाएगा 12,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 4 300, है ना। दोनों का टोटल 2025 है। बाय बैलेंस फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस हो जाएगा 23,000 माइनस 1725 21275 और सेकंड मशीन की वैल्यू हो जाएगी 12,000 माइनस 300 11,700 32,975। तो ये हो जाएगा 35,000 35,000। तो यहां पे 1 अप्रैल 2016 को हमारी फर्स्ट और सेकंड मशीन 1175
700। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट और सेकंड मशीन की वैल्यू आ गई। अब क्या हो रहा है, जून 2017 में, ये तो अगले साल की बात हो गई, अभी 2016-17 मार्च 2017 को खत्म हो जाता है, तो 2000 बाय डेप्रिसिएशन, ध्यान देना डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, 2300 प्लस 12,000 इंटू 10%, तो 2300 तो ये और 1200 ये 3500 का डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन 18 और सेकंड मशीन 29,475 है ना। अब नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीन 18, सेकंड मशीन 29। अब क्या हुआ, 30 जून 2017 को, इसी साल में, जो एक सेकंड मशीन हमने खरीदी थी वो 8,000 में बेच दी, 30 जून 2017 को 8,000 रुपए आए, तो 30 जून 2017 को बाय बैंक कितने रुपए आए, सेकंड वाली। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे 30 जून को, उस दिन तक का, बाय डेप्रिसिएशन 12,000 का 10% के हिसाब से 3 मंथ्स का एसएलएम बेसिस पे लगा रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना लॉस हुआ भैया, तो बुक वैल्यू ऑन 30 जून 2017 कितनी है, 10,500 माइनस 300, 10, सेल कितने में हुई है, कितने का लॉस हो गया, तो 30 जून को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वर्किंग नोट 1 कितना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई मतलब अगले ही दिन फ्रेश मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, हमने फ्रेश मशीन खरीदी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, जिसकी इंस्टॉलमेंट मतलब कि लोन ले लिया एक तरह से, जिस पे हमने 5,000 तो जुलाई 1 को ही पे कर दिया, फिर अगले साल 30 जून को 6,000 पे करेंगे और उसके अगले साल 5,500 पे करेंगे। अच्छा, कहीं भी ये लिखा है कि मशीनरी रेडी टू यूज कब हुई, तो हम मानेंगे जिस दिन खरीदा उसी दिन रेडी टू यूज थी, तो 1 जुलाई को ही रेडी टू यूज थी। तो आपने जो नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट दी इसमें ब्याज भी इंक्लूडेड है, नेक्स्ट 2 जो इंस्टॉलमेंट है 6,000 में 1,000 का ब्याज है और 5,500 में 500 रुपए का ब्याज है। क्या ये ब्याज कॉस्ट में ऐड होगा, क्यों, रेडी टू यूज तक का ब्याज है कि बाद का ब्याज है, तो क्यों ऐड करेगा। तो सबसे पहले तो आज मशीन की एंट्री कैसे करोगे आप, जब भी कोई मशीन इंस्टॉलमेंट पे होती है तो एंट्री तो होगी,
बट किस पे होगी? कॉस्ट ऑफ असेट, हाँ मशीनरी टू लोन। तो कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है निकालना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 2017 को जो आप पे कर रहे हो वो कितना कर रहे हो? 5,000। 30 जून 2018 को आप पे कितना कर रहे हो? 6,000। और 30 जून 2019 को आप जो पे कर रहे हो वो कर रहे हो 5500। टोटल पेमेंट आप कितना कर रहे हो? 16,000। अच्छा, ये जो बात की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट नहीं है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? 1,000 प्लस 500। कितना इंटरेस्ट है? मतलब ये जो 16,500 हम पे करने वाले हैं, इसमें 1,500 रुपए तो ब्याज है। तो हमारी कॉस्ट कितनी हुई भाई? तो कॉस्ट 1 जुलाई 2017 को टू लोन ऑन मशीन, ठीक है। लोन ऑन मशीनरी 15,000। अब आपकी बात होगी सर जब लोन पे करेंगे तब जो ब्याज देंगे उसकी एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले तो लोन टू बैंक, और ब्याज की एंट्री होगी इंटरेस्ट टू बैंक। मतलब जैसे ये 6,000 की एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले तो 5,000 की एंट्री तो डायरेक्ट लोन टू बैंक हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा ही मूल है जो 1 जुलाई 2017 को हम पे कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं 30 जून 2018 को जो पेमेंट करेंगे हम, उसकी एंट्री होगी लोन डेबिट 5,000, इंटरेस्ट डेबिट 1,000 टू बैंक। तो 5,000 लोन में जाएगा, इंटरेस्ट में 1,000 डेबिट हो जाएगा और टू बैंक 6,000 हो जाएगा। नेक्स्ट जो 30 जून 2019 की एंट्री होगी वो एंट्री होगी लोन डेबिट 5,000, इंटरेस्ट डेबिट 500, टू बैंक 5,500। तो अल्टीमेटली लोन 15,000 जीरो हो जाएगा। 5,000 2017, 5,000 2018, 5,000 2019। तो इंटरेस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट इफ इट इज पेड आफ्टर रेडी टू यूज कंडीशन। अगर वो रेडी टू यूज कंडीशन के बाद पे हो रहा है तो उसको ऐड नहीं करना। ये समझ में आ गया? पहले होगा तो ऐड करो, फिर तो इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक नहीं करेंगे, मशीनरी डेबिट टू बैंक कर देंगे, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अब 31 मार्च यही समझाने के लिए क्वेश्चन कराया है कि इंटरेस्ट अगर दे रखा है इंस्टॉलमेंट में तो वो हटा देना बाय, क्योंकि रेडी टू यूज जनरली वही डेट ऑफ परचेज मानी जाती है डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीनरी का कितने की कॉस्ट थी? 23,000 इंटू 10% पूरे साल का। थर्ड मशीनरी जो हमारी आई 15,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 3,425 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट मशीन का है 18,975 माइनस 2,300 16,675, और थर्ड मशीन का है आपका 15,000 माइनस 1,125 13,875 550। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया क्या बोल रहे हो आप? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कब करना चाहिए? तो भैया देखो, मेथड जो अडॉप्ट हम करते हैं इट इज जस्ट एस्टिमेट। एस्टिमेट कैसे कि हमें लगता है कि यार डेप्रिसिएशन इस तरीके से लगाना चाहिए। हो सकता है आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि एसएलएम नहीं डब्ल्यूडीवी लगाना चाहिए, डब्ल्यूडीवी नहीं एसएलएम लगाना चाहिए।
तो हर साल आपको आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप अडॉप्ट कर रहे हो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए उसे रिव्यू करना है, और अगर उसमें लगता है आपको कि चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो गया है। जैसे पहले हमें लगता था रिपेयर तो होगा ही नहीं, बट अब लग रहा है रिपेयर होगा, तो मैंने क्या बोला था, अगर रिपेयर ज्यादा है तो फिर WDV यूज करो, और अगर रिपेयर नहीं है तो क्या यूज करोगे आप, SLM। तो अब आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, तो आप क्या करोगे, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कर सकते हो। तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या बोला जाता है इसे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन अपनी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर रहा है तो उस केस में डिफरेंस जो है, मतलब कैसे आगे का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम ये देखने वाले। इलस्ट्रेशन 10 है ये मॉड्यूल का, वो हम देखने जा रहे हैं। खरीदा 7 लाख का। They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance over the years and their purchase for plant equipment। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक तो 1 जनवरी 2017 को आपका प्लांट खरीदा 7 लाख का, उन्होंने डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस मतलब WDV बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने 2 प्लांट और खरीदे, 1 जनवरी 2018 को और 1 जनवरी 2021 को। अभी तक वो कौन सी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, WDV मेथड। 1 जनवरी 2021 को इट वाज डिसाइडेड दैट द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू SLM बेसिस ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 6 ईयर। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या फॉलो करेंगे, दे डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू SLM। तो अब वो मेथड कौन सी अप्लाई करेंगे, SLM, और रेट जो है वो भी चेंज हो जाएगी एज पर SLM। तो वो रेट भी निकालनी है, वो रेट भी निकालनी है क्योंकि आगे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है SLM के लिए। इसी दिन 1 जनवरी 2021 को जो भी असेट 1 जनवरी 2021 से पहले खरीदी है, मतलब ये वाली और ये वाली 2 मशीनों की यूजफुल लाइफ कितनी बची है, 6 साल, विथ स्क्रैप वैल्यू कितनी बची है, 0। ये किस दिन की बात कर रहे हैं, ये जनवरी 2021 के दिन। ये बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2021 से पहले जितनी भी मशीन खरीदी उनको यूजफुल लाइफ कितनी बची है, 6 साल, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 0। ये जो नई मशीन आज खरीदी है जिसपे अभी तक हमने कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है, इस मशीन की यूजफुल लाइफ 10 साल है और रेसिडियल वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो वो भी नील होगी। अब आपको कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी, मतलब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 2021 दिसंबर 2021 का। अच्छा, ये जो है पर्सन कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से इनका साल है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 1 जनवरी 2021 को इन दोनों मशीन की बुक वैल्यू कितनी है। अच्छा, जो भी चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देना है, प्रोस्पेक्टिवली देना है। प्रोस्पेक्टिवली मतलब आज से नई रेट और नई मेथड लगा दो, बात खत्म। मतलब आज जो वैल्यू ऑफ बुक है वो कॉस्ट मान लो। तो आज सबसे पहले हम 1 जनवरी 2021 की कॉस्ट ऑफ असेट निकालेंगे हम, कौन सी वाली मशीनों की, पुरानी वाली मशीन की। एक हमने खरीदी 1 जनवरी 2017 को, दूसरी हमने खरीदी 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, तो एक टेबल बना ले, परचेस्ड मशीन 1 कब खरीदी, 1 जनवरी 2017 को। कितने की खरीदी बेटा, कितने की खरीदी हमने मशीन, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, इलस्ट्रेशन 10। खरीदी हमने 7 लाख की। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमने किस रेट से लगाया, WDV से 15% से।
जो कि कितना हुआ 7 लाख का 15%, 1,05,000। ये 2017 का डिप्रिसिएशन लग गया इसका 5,95,000। फिर ये तो हो गई ओपनिंग। फिर परचेस की हमने एक और मशीन, कितने में खरीदी 1,50,000, 1 जनवरी 2018 को 1,50,000। इन दोनों पे डेप्रीसिएशन लगाया कितना 15% WDV से, तो 5,95,000 का 8,9,250 और 1.5 लाख का 15%, हम्म 50,5750 और 1.5 लाख का 22,500, 1,27,500। नेक्स्ट 1 जनवरी 2019, अब डेप्रीसिएशन 15% से 50,5750 का 15%, 7,5863 और 1,27,500 का 15%, 19,125। ठीक है, फोर टू नाइन 887 1,27,500 19,125 10,8375। अब ये 1 जनवरी 2020 की वैल्यू है ना, डेप्रीसिएशन 2020 का लगा देते हैं, ये हो जाएगा 16,256, वैल्यू हो जाएगी 92,119। ठीक है, और 42,9887 का 15%, 6,4483, 365,404। ये हमारी कब की वैल्यू आ गई 1 जनवरी 2021, ये हमारी वैल्यू आ गई, यही वैल्यू आई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया अब जो डेप्रीसिएशन है वो SLM पे लगा दो, डेप्रीसिएशन ऑन SLM, यूजफुल लाइफ 6 इयर्स दोनों की, तो डेप्रीसिएशन फॉर 2021 कितनी हो जाएगी 365,404 डिवाइडेड बाय 6 और 92,119, 153। ठीक है, ये आपका डेप्रीसिएशन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका डेप्रीसिएशन हो गया इन मशीनों का, और जो थर्ड मशीन खरीदी उसको डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो यहाँ पे मशीन दिया 1 जनवरी 2021 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट मशीन की वैल्यू आएगी 365,404 और 92,119, 457,523। फिर इसी दिन हमने एक और मशीन खरीद ली, कितने की 2 लाख रुपीस की, टू बैंक, ₹2,00,000। फिर 31 दिसंबर 2021 को हमने डेप्रीसिएशन लगाया, फर्स्ट मशीन का आया 60,900, सेकंड मशीन का आया 15,353, थर्ड मशीन का लेंगे हम
2 लाख डिवाइडेड बाय 10, रेसिडुअल वैल्यू तो 0, तो 60,900 प्लस 15,353 प्लस 20,000 96,253, ये डेप्रिसिएशन हो गया। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो ये वाला डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और 31 दिसंबर 2021 की बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट मशीन का 365,404 माइनस 60,900 3,045,04, सेकंड मशीन का 92,119 माइनस 15,353 7,6,766, और थर्ड मशीन का 180। फाइव 6,1,270। ये आपका मशीन अकाउंट हो गया। मेथड पहले क्या होता था, रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट देना पड़ता था। मतलब पहले आप ये कैलकुलेट, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ऐसे करना पड़ता था कि भैया आपने डब्ल्यूडीवी से कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, और अगर आप एसएलएम से लगाते तो कितना लगाते, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है कि भैया डब्ल्यूडीवी से आपने मान लो 2 लाख लगा दिया टोटल, और एसएलएम से 180 लग रहा है, तो 20,000 का मुनाफा बुक कर लो और कॉस्ट ऑफ असेट बढ़ा दो। मतलब जैसे डब्ल्यूडीवी में 2 लाख डेप्रिसिएशन लगा चुके हो आप, बट अगर एसएलएम फॉलो करते शुरू से तो 180 लगता। तो एक काम करो, 20,000 का मुनाफा बुक करो, कॉस्ट ऑफ असेट बढ़ाओ। और अगर एसएलएम से 220 लगते हो, डब्ल्यूडीवी से 2 लाख ही लगे, तो कॉस्ट ऑफ असेट कम करो और लॉस बुक कर लो। ऐसा पहले कॉन्सेप्ट था, अब नहीं है। अब सारे चेंजेस जो भी होंगे, चाहे वो रेट में चेंज हो, चाहे वो मेथड, ऐसा भी तो हो सकता है डब्ल्यूडीवी मेथड से लगाना है लेकिन 15 की जगह 20% से लगाना, क्योंकि आपने पहले यूजफुल लाइफ ज्यादा मानी थी तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम आई थी। अब आपको लगता है कम यूज आई की है, मतलब इसकी लाइफ जो है वो कम बची है, तो डेप्रिसिएशन की रेट बढ़ा दो। तो भी प्रोस्पेक्टिव ही चेंज करना है, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं होगा। आ रहा है समझ में? अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे यहां पे यूजफुल लाइफ में चेंज आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है? यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। A machine costing 6 lakh is depreciated on straight line basis assuming 10-year working life and nil residual value। मतलब अभी तक हम डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहे थे, 10 साल की लाइफ मान के, रेसिडुअल वैल्यू 0 मान के। फॉर 3 ईयर, 3 साल तक ऐसे डेप्रिसिएशन हम लगाते रहे। द एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर वाज रीअसेस्ड एट 5 इयर्स। आपने 0 ईयर पे कितनी लाइफ मानी थी? 10 साल। कितनी लाइफ मानी थी? 3rd ईयर के एंड पे अब लग रहा है कि आप 5 साल ही चलेगी, जबकि चलनी कितनी चाहिए ओरिजिनल के हिसाब से? तो 7 साल, बट चलेगी कितनी अब लग रहा है? तो अब 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 ईयर कितना लगा चुके हो? 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो आप? 180 लगा चुके हो। बुक वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर 6 लाख माइनस 180 कितनी हो गई? 4,20,000। डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर कितना होगा? तो भैया अब 4,20,000 की वैल्यू है, लाइफ कितनी बची है? रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 0।
अगर वो भी कुछ है, मान लो ये बोल दे कि अब हमें लगता है कि 1 लाख की रेसिडुअल वैल्यू भी बचेगी, तो माइनस कर दो। अब जो डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर लगेगा वो कितना लगेगा भाई, आ रहा है क्या समझ में? तो डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर कितना लगेगा, 84,000। अब हर साल 84 लगाना, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? आज आपको लग रहा है आपकी बुक वैल्यू है 1 लाख, आपको लगता है यार इसकी वैल्यू तो 80,000 ही बची है, मतलब आज की बुक वैल्यू 1 लाख है, लेकिन आज हमने जब रिवैल्यू किया तो हमें लगता है कि यार इसकी परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू हो गई है और वो 80,000 ही रह गई। हाँ, मतलब आज बेचने जाएंगे तो 80,000 है। तो प्रूडेंस क्या बोलता है, लॉस बुक करो। अगर आपके एसेट की वैल्यू आपको कम लग रही है तो क्या करना चाहिए आपको, कर दो 20,000 रुपए। लेकिन यहीं पे आपको लगता नहीं वैल्यू 1,20,000 है, वैसे तो इंक्रीज इन द वैल्यू करनी ही नहीं चाहिए जब तक कि वो रियलाइज नहीं होता, तो वैसे तो आपको करना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? वैसे तो आपको वैल्यू को चेंज, भैया बढ़ गई तो ठीक है कुछ मत करो, घट गई तो कर दो, प्रूडेंस तो यही बोलता है। बट फिर भी अगर कोई कर देता है तो उसको P&L में नहीं ले जाना, क्योंकि वो एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। रियलाइज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो उसे एक अलग हेड में ले जाना और उसको बोलना है रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या बोलना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व या सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन रिजर्व। और उसे कहां शो करना है, ओनर के अकाउंट में, मतलब कैपिटल अकाउंट के साथ शो करना है, बट P&L में नहीं ले जाना है, क्योंकि P&L में लेगा तो एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ जाएगा और यूजर को लगेगा यार ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है, जबकि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। क्या है, ठीक है। अब ये तो बात हुई, अगर डिक्रीज हुआ तो डायरेक्ट P&L में लेगा, लॉस को तो बुक करना ही है और उसे P&L में डेबिट कर देना, प्रॉफिट को कम कर देना। बट अगर गेन है तो उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर देना। कहां क्रेडिट कर देना है, रिवैल्यूएशन, ये समझ में आ गया। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर दिया, मान लो 1 लाख की मशीन, पहले केस 1 रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर दिया, 1,20 कर दिया और 20,000 को रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर दिया। बाद में कम हो गई वैल्यू, पहले अब यहां पे आ जाता है। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट केस ही है, पहले तो मैंने इंक्रीज कर दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर दिया, बाद में डिक्रीज करना है। अब आपको लगता नहीं नहीं यार वैल्यू गलत बढ़ा दी थी, वापस क्या करो, तो अभी मैंने क्या बोला था, कम करने के लिए तो P&L डेबिट करना, लेकिन यहां पे अगर इनिशियली इंक्रीज हो चुका है, इनिशियली पहले आप क्या कर चुके हो, तो अब जो डिक्रीज कर रहे हो अप टू द रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट का बैलेंस, जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में बैलेंस है उतना बैलेंस डिक्रीज करना है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दो। अगर उससे ज्यादा डिक्रीज करना है, जैसे पहले आपने 20,000 इंक्रीज किया था, अब आप 20,000 ही डिक्रीज कर रहे हो, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करना है, P&L डेबिट नहीं करना है, क्योंकि पहले जो इंक्रीज किया था वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा। लेकिन अगर मान लो आप 30,000 डिक्रीज कर रहे हो, तो 20,000 तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट होगा और 10,000 P&L में डेबिट हो जाएगा। तो डिक्रीज शुड बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द एक्सटेंट ऑफ एनी क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्टिंग इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस, और बचा हुआ फिर वापस कहां चले जाएगा, समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही मान लो पहले आपने डिक्रीज किया और डेबिट कर दिया P&L को, अब लगता नहीं यार गलत डेबिट डिक्रीज कर दिया था, वापिस इंक्रीज कर रहे हो, तो जितना पहले डिक्रीज किया था उतना तो वापिस कहां चले जाएगा, P&L में। कहां चले जाएगा, जितना पहले आप P&L में डेबिट कर चुके हो उतना तो आप P&L में ही क्रेडिट कर दो गेन को, बचा हुआ कहां ले जाओ, रिवैल्यूएशन सरप्लस। आ रहा है क्या समझ में? तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, अगर इंक्रीज कर रहे हो तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस, पहली बात। डिक्रीज कर रहे हो तो P&L,
अब बात कर रहे हैं अगर पहले आप डिक्रीज कर चुके हो और अब इंक्रीज कर रहे हो, हाँ, तो पीएनएल में क्रेडिट करो कितना, जितना पहले डेबिट किया था, बचा हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अब बात करते हैं अगर अब डिक्रीज कर रहे हो, पहले इंक्रीज कर चुके हो, तो पहले जितना इंक्रीज किया था वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में गया था, तो डिक्रीज भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट कर दो, बचा हुआ पीएनएल में ले जाओ। तो मतलब डिक्रीज तो पीएनएल में जाएगा, इंक्रीज रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। बट अगर पहले कुछ और कर चुके हो, इंक्रीज कर चुके हो, तो अभी डिक्रीज जो है वो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। और पहले अगर डिक्रीज कर चुके हो, पीएनएल में डेबिट कर चुके हो, तो अब अगर जो इंक्रीज कर रहे हो पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देख लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे इसके। बट ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही कर पाओगे आप। जैसे ये वाला बहुत इजी है। इलस्ट्रेशन 12, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं दोनों, जो अभी मैंने इससे पहले कराया था और एक ये 4-4 मार्क्स में, वो बच्चे करके ही नहीं आते, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। A machine of cost 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years working life। अच्छा अब बात हो रही है यार सब डेप्रिसिएशन कैसे लगा है? जैसे मैंने मान लो 1 लाख की मशीन को 1,20,000 कर दिया, तो सर डेप्रिसिएशन कैसे लगाओ? तो डेप्रिसिएशन भैया नई वैल्यू से लगाओ, 1,20 को मान के, 1,20 को मान के। अब एस्टिमेट्स जो आपके हैं लाइक यूजफुल लाइफ और ये चेंज हुए, तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट कर लो। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन ये नहीं आएंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस पीएनएल वाले। क्वेश्चन कैसा आएगा, ये आएगा। इलस्ट्रेशन 12 ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल। A machine cost 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years working life। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 12 लाख है, वो 10 साल की वर्किंग लाइफ मान के, जीरो रेसिडुअल वैल्यू मान के 3 साल से डेप्रिशिएट कर रहे हैं हम, 3 साल से डेप्रिशिएट हम कर चुके हैं। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड पे द मशीन वाज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 60,000। अब मशीन की वैल्यू हमने कितने से बढ़ा दी, 60,000 से। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड एट 9 ईयर। अब फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 इयर्स आप कितना लगा चुके हो? रेसिडुअल वैल्यू 0 थी, इंटू 3, 3 लाख। ये तो हो गई 3,60,000 डेप्रिसिएशन को फर्स्ट 3 इयर्स। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 12 लाख माइनस 3,60,000, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? बुक वैल्यू 8,40,000 प्लस 60,000। अब हाँ बिल्कुल मिलेंगे ना। डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर 9 लाख की वैल्यू बुक वैल्यू है, यूजफुल लाइफ 9 ईयर्स है, रेसिडुअल वैल्यू अभी भी 0 ही मानेंगे। अगर कुछ और बोला है तो मान लेना भैया। तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? ये आंसर है 4 मार्क्स में क्वेश्चन। हाँ बहुत सारे नहीं करते। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के अलावा भी कुछ और मेथड्स है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बताई है कि ये एग्जाम में आ सकती है। कौन? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड क्या है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड समझने के लिए ये क्वेश्चन है, पहले ये देख लो। इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बता रहा हूं। आकाश एंड कंपनी ने एक 10 लाख की मशीन खरीदी जिसकी यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है आपको 10 इयर्स और 1,20,000।
मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2017. Show the machinery account and depreciation in their books for 2022 by using sum of years digit method. सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड मतलब क्या है? सबसे पहले तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड मतलब कि सम ऑफ ईयर्स डिजिट निकालो. सम ऑफ ईयर्स डिजिट कैसे निकालो? यहां पे यूजफुल लाइफ कितनी है? तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट होगी 9 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. टोटल कितना आ रहा है? 55 आएगा. ये निकालने के लिए और इजी मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. निकालने के लिए इजी मेथड है n प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. n है 10, n प्लस 1 है 11 बाय 2. तो 110 बाय 2 कितना होगा? 1110 बाय 2 कितना हो जाएगा? तो या तो आप ऐसे निकाल लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करके 10 तक प्लस कर लो, या ऐसे निकाल लो. ये तो हो गया सम ऑफ ईयर्स डिजिट. अब डेप्रिसिएशन कैसे निकाले? तो इट इज ए वेरिएशन ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. किसका वेरिएशन है? वो WDV मेथड का वेरिएशन है. जैसे WDV में इनिशियल ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है, फिर कम होता जाता है, वैसे ही इसमें भी होगा. तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकालें? तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ये फॉर्मूला है, डेप्रिशिएबल अमाउंट को इससे डिवाइड कर दो, इनटू कर दो. डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारा यहां पे है, डेप्रिशिएबल अमाउंट है 10 लाख माइनस 1,20,000. 1,20,000 माइनस कर दो, कितना हो गया? 880 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. फर्स्ट ईयर के एंड पे कितने नंबर ऑफ ईयर्स बाकी है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, इंक्लूडिंग दैट ईयर कितने बाकी है, उस ईयर को भी मिला लो. 10 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ द असेट. तो 8,80,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 10. तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? ये 2017 का डेप्रिसिएशन हो गया. ऐसे ही 2018 का डेप्रिसिएशन मैं कैलेंडर ईयर ही मान के चल रहा हूं. तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन वही 880 इंटू सेकेंड ईयर को मिला के कितनी यूजफुल लाइफ बाकी है? ये 880 कैसे आया? ये 880 ऐसे आया है ना. तो डेप्रिशिएबल अमाउंट तो 880 है, डिवाइडेड बाय 55 इंटू 9, 1,44,000. डेप्रिशिएबल अमाउंट तो वही रहेगा ना, जो हमें टोटल डेप्रिसिएशन लगाना है वो तो 880 है. बस उसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में 10, सेकेंड ईयर में 9, 1 लाख. ऐसे करके 2020 और 21, 2020 और 21 का भी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं. 880 इंटू 7/55, 1,12,000. और 2021 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 880 इंटू 6/55. दो 2021 तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया बाबू? बोलो. 6,40,000 टोटल डेप्रिसिएशन हम ये लगा चुके हैं. ठीक है. अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, डेप्रिसिएशन फॉर
2017 to 2021 880 इंटू 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, तो 880 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 40। तो 880 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 40 6,40,000 6,40,000 हो गए। आ रहा है समझ में? तो पिछले 5 सालों का डेप्रिसिएशन एक साथ निकल गया। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है ये देख लो। हमें क्वेश्चन ने बोला है 2022 का डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाओ। तो 2022 का मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमें 2022 का ही बनाना है इसलिए हमने अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाला, क्योंकि बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2022 कितनी होगी 10 लाख। डेप्रिशिएबल अमाउंट में से माइनस मत कर देना। 3,60,000 की बुक वैल्यू है हमारी, बोलो यार। अब डेप्रिसिएशन फॉर 2022 कितना होगा 8,80,000 इंटू 5 बाय 8 आ रहा है समझ में? अब मशीन अकाउंट बना लो और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो। टी शेप में बना रहा हूं भाई मैं। हाँ बस करंट ईयर का। समझ में आ रहा है क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस है 3,60,000। ठीक है, फिर 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी कितना, ये जो बैलेंस है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2 लाख। और 31 दिसंबर को ही बाय पी एंड एल डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होगा, ये तो क्लोज हो जाएगा ना भाई। रेवेन्यू अकाउंट है, इसका बैलेंस ट्रांसफर होगा क्या कहीं, मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा क्या कहीं, ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल। किसका वेरिएशन है भाई ध्यान रखना, डब्ल्यूडीवी का। बट जनरली ये यूज आता ही नहीं है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना, क्वेश्चन सिमिलर आएगा, बस अमाउंट और डेट चेंज हो सकती है, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होगा। कर लोगे? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अब एक और कुछ और मेथड्स है जो इंडस्ट्री में यूज आती है, जो एसएलएम मेथड के वेरिएशन। किसके? एसएलएम मेथड में हम क्या करते हैं, हर जो भी यूजफुल लाइफ है उसका डेप्रिसिएशन सिमिलर रहता है। अच्छा, कोई मशीन की यूजफुल लाइफ हम ईयर्स में डिफाइन कर सकते हैं, मंथ में भी कर सकते हैं, आवर्स में भी कर सकते हैं और यूनिट्स में भी कर सकते हैं। यूजफुल लाइफ तो कैसे भी बोली जा सकती है ना, कि ये इतनी यूनिट बनाएगी, बात खत्म।
तो क्या यूजफुल लाइफ को जरूरी है क्या ईयर्स में डिफाइन किया जाए? यूजफुल लाइफ कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ मंथ्स, वीक्स, डेज, आवर्स एंड यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई मशीन है जिसकी यूजफुल लाइफ आवर्स में दे रखी है, तो घंटों के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगेगा, जितने घंटे आप यूज करोगे उतना डिप्रिसिएशन लग जाएगा। जैसे मान लो एक मशीन है जो 10 लाख की खरीदी और 10,000 घंटे चलेगी, तो प्रति घंटे रेसिडुअल वैल्यू 0 है मान लो, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, पर घंटे का डिप्रिसिएशन 100 रुपए हो गया। अब मान लो आपने फर्स्ट ईयर में 2,000 घंटे यूज कर लिया, तो डिप्रिसिएशन 100 इंटू 2,000 2 लाख हो जाएगा। अच्छा ये भी एक तरह का, अब अगले साल 1,000 घंटे यूज किया तो 1 लाख की डिप्रिसिएशन लगा, इसका मतलब ये नहीं WDV है, क्योंकि यहाँ पे प्रति यूजफुल लाइफ डिप्रिसिएशन इज सिमिलर। घंटों के हिसाब से भी अगर बात करें तो सिमिलर है ना, तो ये भी किसका वेरिएशन है? SLM। तो इसे बोलते हैं मशीन अवर्स मेथड। कौन सी मेथड? ऐसे ही प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी हो सकती है, यूनिट्स में दे रखी है। अब मान लो कोई मशीन है 10 लाख की जो 10,000 यूनिट्स बनाएगी, तो प्रति यूनिट डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? 100 रुपए। अब मान लो फर्स्ट ईयर में आपने 5,000 यूनिट बना दी, तो 5 लाख डिप्रिसिएशन लग जाएगा। अगले साल 500 यूनिट ही बनाई, तो 500 इंटू 100 50,000 ही डिप्रिसिएशन, बट इट इज ए वेरिएशन ऑफ SLM। तो ये जो एक और मेथड है फिर डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मेथड क्यों बोल रहे हैं? वही प्रोडक्शन यूनिट मेथड, लेकिन डिप्लेशन क्यों है? यहाँ पे भी यूनिट्स गिवन। डिप्लेशन क्यों बोला, बस ये समझना। डिप्लेशन मेथड माइंस और इनमें यूज आती है। माइंस में क्या होता है? माइंस क्या होती है? जैसे कोई माइन है जो जहां पे ग्रेनाइट का डिपॉजिट है, ग्रेनाइट का डिपॉजिट मतलब पत्थर का डिपॉजिट। माइंस में यही होता है ना, मिनरल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं। तो उसका एस्टिमेट लगाया जाता है कि कोई माइन अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर डिपॉजिट कितना होगा। ये कौन करता है? एक इंजीनियर होता है जिसका काम ही यही है, उसने पढ़ाई यही की, तो वो आके पता लगाता है कि इस माइन में इतना मेट्रिक टन डिपॉजिट हो सकता है। किसका? जो भी आप मिनरल उसमें खदान में खोद रहे हो, उसका इतना टन क्या होगा? डिपॉजिट होगा। वो ये अज्यूम मतलब आपको एस्टिमेट देता है। तो आपने एक माइन खरीदी 1 करोड़ की, माइंस खरीदनी पड़ती है, गवर्नमेंट लीज पे देती है जनरली, और उसके पैसे ले लेती है, या किसी पर्सन से खरीद रहे हो तो मान लो पर्सन से ले 1 करोड़ में एक माइन खरीदी। आपके लिए वो माइन कब तक यूज आएगी? जब तक उसमें मिनरल है। जिस दिन मिनरल खत्म, वो माइन की वैल्यू कुछ काम की नहीं अपने लिए। तो उस माइन में मान लो 1 करोड़ की माइन खरीदी और उसमें 1 लाख मेट्रिक टन माल है। कितना मेट्रिक टन? तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट, प्रति यूनिट 100 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब मान लो फर्स्ट ईयर में आपने 5,000 मेट्रिक टन मिनरल निकाल लिया, तो 5,000 के हिसाब से 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा। तो डिप्लेशन मेथड इज ऑल्सो ए वेरिएशन ऑफ SLM जस्ट लाइक प्रोडक्शन यूनिट मेथड, बट डिप्लेशन नाम बस दे दिया क्योंकि ये माइंस में यूज हो रहा है। डिप्लेट हो रही है। माइंस क्या होती है? जैसे जैसे यूज करते जाओगे डिप्लेट होती जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये 3 मेथड इसके क्वेश्चंस मॉड्यूल में गिवन है, वो आपको करने हैं, है ना। मॉड्यूल में कहाँ गिवन है मैं बता देता हूँ। मशीन अवर्स मेथड इलस्ट्रेशन 4, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड इलस्ट्रेशन 5 और डिप्लेशन मेथड इलस्ट्रेशन 6। तो हमने मेथड्स कौन कौन सी पढ़ी? SLM, WDV, मशीन अवर्स, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड और डिप्लेशन मेथड। 6 मेथड हमने टोटल पढ़ी, बट मेन मेथड्स वही है SLM और WDV, और सब उनके वेरिएशन है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड रिड्यूसिंग या WDV का वेरिएशन है, ऐसे ही मशीन अवर्स, प्रोडक्शन यूनिट और डिप्लेशन SLM का वेरिएशन है। क्योंकि यूजफुल लाइफ की बात करें तो जिस भी यूजफुल लाइफ में उसे डिफाइन किया है, उस पर यूजफुल लाइफ का डिप्रिसिएशन सिमिलर है। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है क्या? तो ICAI मॉड्यूल का कौन कौन सा क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 4 से लेके 6 तक होमवर्क है, और सब हमने यहाँ पे कर लिए हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको करनी है। ICAI के सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के, हमारे इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं। ओके।